Hello students, I am S.B. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिजिक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आपने लास्ट क्लास में अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर की लेक्चर 2 में मीन वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने हाफ साइकिल ऑफ एसी एंड फुल साइकिल ऑफ एसी दोनों कंडीशन में मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट को निकाला। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब इसको शॉर्ट में आरएमएस वैल्यू भी कहते हैं। और बच्चों, यही आरएमएस वैल्यू के टर्म में एसी वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट हम मेजर भी करते हैं। तो कैसे अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम लोग मेजर करते हैं, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम लोग आरएमएस वैल्यू का पता लगाते हैं। आइए, रूट मीन स्क्वायर, जिसको कि शॉर्ट में आरएमएस बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को मैं भी लिख रहा हूं और जो इसके आरएमएस वैल्यू हैं उसको हम लोग भी आरएमएस लिखेंगे। या फिर यदि अल्टरनेटिंग ईएमएफ लेते हैं आप, तो ईएमएफ के लिए आप एप्सिलॉन यदि यूज करते हैं तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ की जो आरएमएस वैल्यू होगा इसको एप्सिलॉन आरएमएस से डिनोट करते हैं। और साथ में क्या है कि ये जो आरएमएस वैल्यू है ये वर्चुअल वैल्यू है, इसको वर्चुअल वैल्यू भी कहा जाता है। और वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज या सीधे वर्चुअल वोल्टेज भी कहते हैं, इसको भी सबस्क्रिप्ट भी से। और यदि ईएमएफ लेते हैं तो ईएमएफ की वर्चुअल वैल्यू, तो इसको ई सबस्क्रिप्ट भी से, एप्सिलॉन सबस्क्रिप्ट भी से, या कोई ई लिखते हैं तो ई सबस्क्रिप्ट भी से भी डिनोट करते हैं। अब क्या है ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्चुअल वोल्टेज क्या है ये? तो जैसा कि इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर, वोल्टेज के लिए इक्वेशन जो हम लोगों ने यूज किया है पिछले क्लास में, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब ये V क्या है? एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम अल्टरनेटिंग वोल्टेज। Vm क्या है? मैक्सिमम अल्टरनेटिंग वोल्टेज या पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं इसको। इसी इक्वेशन को कोई ऐसे भी लिखते हैं, V इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। तो Vm को हम लोग समझेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, V0 इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, मैं इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूं। अब हम लोगों ने करंट के लिए इक्वेशन लिखा था I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अब ये जो इक्वेशन हमने लिया था तो वहां पर बोला था दिस इक्वेशन इज इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, मतलब कि जिस सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस हम लेते हैं उस सर्किट में ये करंट का इक्वेशन है। यदि इंडक्टर लेते हैं, कैपेसिटर लेते हैं, तो फिर ये इक्वेशन हमारा बदल जाता है। ये जो टर्म है फेज का, जो टर्म है फेज एंगल का, ये जो टर्म है, ये जब आप इंडक्टर लेंगे
तो ओमेगा टी माइनस फाइव लेना होता है। जब कैपेसिटर आप लेते हैं तो ओमेगा टी प्लस फाइव लेना होता है। लेकिन जो मीन वैल्यू आप ये इक्वेशन लेकर निकालेंगे करंट का, वहीं उससे भी निकलते हैं। एंड सो करंट के सारे इक्वेशन के लिए मीन वैल्यू ऑफ एसी 1 साइकिल में 0, और करंट के सारे तरह के इक्वेशन के लिए मीन वैल्यू ऑफ एसी इन हाफ साइकिल जो आप निकाले हैं 2/पाई आई मैक्सिमम। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए, यानी कि रूट मीन स्क्वायर करंट निकालने के लिए इसको यूज करेंगे। तो फिर ये इक्वेशन आप सिंप्लिसिटी के लिए यूज करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल होता है, इसके लिए आप इसको यूज करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि नाम है रूट मीन स्क्वायर, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो वोल्टेज है वोल्टेज को स्क्वायर कर लेते हैं पहले। अब वोल्टेज को स्क्वायर करके हम क्या करेंगे, इसका हम एवरेज निकालेंगे। तो स्क्वायर करके वोल्टेज को स्क्वायर करके जो एवरेज निकालेंगे तो इसको लोग कहते हैं मीन स्क्वायर वोल्टेज। ठीक है, अब मीन स्क्वायर वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग इस पर ये बार दे देते हैं पहचानने के लिए, मतलब वी स्क्वायर का एवरेज वैल्यू निकालेंगे जिसको हम बोलेंगे मीन स्क्वायर वोल्टेज। अब मीन को दिखाने के लिए ये बार दे दिया हमने। ठीक है, अब हम इसका रूट ले लेंगे मीन स्क्वायर वोल्टेज का, अब हम रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। चलिए ले लिया स्क्वायर रूट। अब ये जो स्क्वायर रूट ले लिया हम लोगों ने, अब इसका नाम हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। तो फिर हम इसको डिनोट कर सकते हैं VRMS, मतलब रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। चलिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूं, आगे इसको यूज कर दूंगा। अब इसको निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, वोल्टेज का इक्वेशन जो एसी वोल्टेज का इक्वेशन है, साइनोसॉइडल इक्वेशन, साइनोसॉइडली वेरिंग इक्वेशन, साइन की फंक्शन। अब हम इसको यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले वी स्क्वायर लेते हैं, तो वी हैव पहले हम इसको लिख लेंगे V इक्वल टू VM मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज साइन ओमेगा टी। अब ये रेफरेंस के लिए मैंने लिया था इक्वेशन, इसको मैं हटा रहा हूं। आइए अब जैसे मैंने प्रोसेस बताया है उसी तरीका पे हम चलते हैं। तो V का इक्वेशन एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज VM इज मैक्सिमम अल्टरनेटिंग वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब V का स्क्वायर, पहले हम इसका स्क्वायर करते हैं, दिस इक्वल टू VM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी कर लिया। अब हम इसका मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। अब इसका एवरेज निकाल रहे हैं, तो फिर V स्क्वायर बार यानी V स्क्वायर का स्क्वायर वोल्टेज का एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू, अब इसको बोलेंगे एवरेज वैल्यू और इसी को बोलेंगे मीन वैल्यू ऑफ स्क्वायर वोल्टेज। नाउ जैसा कि हम लोग सीखे हैं कि जिसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं उसको हम इस तरह के ब्रैकेट में डाल देते हैं। ऐसे कहेंगे क्या ये डालना कोई एसेंशियल है? एसेंशियल नहीं है, आप डायरेक्ट जो है आगे निकाल सकते हैं। जो मीन निकालने का हमने इंटीग्रेशन वाला तरीका सिखा दिया है उससे बहुत आसानी से निकल जाएंगे मीन वैल्यू। तो V स्क्वायर का स्क्वायर वोल्टेज का मीन वैल्यू हमें निकालना है, इस तरह के ब्रैकेट में डाल करके हमने शो कर दिया। ठीक है, अब रखते हैं VM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन मेथड से मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे हम। तो रखा इंटीग्रेशन के अंदर VM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जिसका हम मीन वैल्यू निकालते हैं उसको इंटीग्रेशन के अंदर लाते हैं
और जो वेरिएबल होता है इसमें डी के साथ उस वेरिएबल को लिखते हैं। फिर डी के साथ जो वेरिएबल लगाया इसी डी वाले टर्म के इंटीग्रेशन से होल को डिवाइड लेते हैं तो हमें मिल जाता है एवरेज वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी, यानी एवरेज वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर हमें मिल जाता है। चलिए तब यहां से सॉल्यूशन शुरू करते हैं, लेकिन लिमिट डाल करके। बिना लिमिट का फिजिक्स में कभी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स या नेचुरल साइंस बिना लिमिट के आप चलेंगे तो लोग उसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नेचुरली समझ जाएंगे। अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लेंगे तो प्लस कांस्टेंट आपको लिखना पड़ेगा। प्लस कांस्टेंट नहीं लिखते हैं तो फिर उसको सही नहीं माना जाता है। एंड सो हमेशा सावधान रहेंगे, बिना लिमिट का कभी भी फिजिक्स में इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे। तब लिमिट लेते हैं तो लिमिट हम लोग लेंगे 0 टू टी, कैपिटल टी, जैसा कि पिछले चैप्टर में पहचान चुके हैं। ठीक है, यहां भी हम लोग देख लिए हैं कि टी टाइम पीरियड, टी जो है टाइम पीरियड ऑफ एसी, यानी कि एसी के 1 साइकिल का टाइम। 0 टू टी लिमिट सेम होना चाहिए, जो लिमिट ऊपर वही लिमिट नीचे होगा। टाइम का इनिशियल वैल्यू डी के साथ टी वेरिएबल, वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू 0 एंड वेरिएबल यानी टाइम का फाइनल वैल्यू कैपिटल टी, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ एसी। अब इसको निकालिए, आपको मिल जाएगा मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, रूट ले लेंगे, हमें मिल जाएगा VRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू VM स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के आउट, इंटीग्रेशन के अंदर रह गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt 0 टू टी लिमिट डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt कर दिया तो t हो गया, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t रखते जाइए, VM स्क्वायर इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू t। अब साइन स्क्वायर ओमेगा t को हमें लिखना होगा इस तरह से 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t, साइन स्क्वायर ओमेगा t को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा के फॉर्म में लिखना होगा, डिवाइड बाय 2 dt। ठीक है, ये ब्रैकेट लिया हमने। अब ये जो टर्म है कहां से आया, इससे तो ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़ते हैं, आपको पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा साइड में दिखा दूंगा, लेकिन पहले इसका काम देख लें। टी के जगह पर अपर लिमिट रखेंगे कैपिटल टी -0 एंड सो नीचे कैपिटल टी आ जाएंगे, इसको यहां लिख रहे हैं। अब इसके बदले में ये कैसे लिखा मैं थोड़ा दिखा देता हूं। बहुत सारे बायोलॉजी के बच्चे होते हैं तो उनको थोड़ा सा फिजिक्स में मैथमेटिकली कोई परेशानी ना हो, तो थोड़ा मैं दिखा देता हूं। आपने साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का फंक्शन देखा होगा, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसी को आप लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा को हमने लाया लेफ्ट हैंड साइड, 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा राइट साइड 1 माइनस cos 2 थीटा। अब यहीं पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कर लें, तो साइन स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। यही हमने यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी यानी थीटा, एंगल थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि 2 ओमेगा टी, ठीक है, cos 2 थीटा, थीटा के जगह पे ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। चलिए थोड़ा सा हमने ट्रिग्नोमेट्री का काम कर दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। जो बच्चे जानते हो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जान पा रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको मैं हटाता हूं यहां से,
जगह खाली करता हूं लिखने के लिए बोर्ड पे। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते चलें आगे की तरफ। दिस इक्वल टू वी एम स्क्वायर अपॉन टी। नाउ टू कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेते हैं। टू, इस टू को बाहर निकाल लिया। अब इंटीग्रेशन 1 dt, दोनों टर्म को अलग अलग कर लेंगे। 1 dt 0 टू t माइनस माइनस इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा t, इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा t dt 0 to t limit. Now this is equal to Vm square by 2t inside bracket dt का इंटीग्रेशन t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t माइनस cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा t, और इसमें 2 ओमेगा कांस्टेंट है तो होल को 2 ओमेगा से डिवाइड भी लेंगे। लिमिट 0 to t. Now this is equal to Vm square maximum voltage, Vm maximum voltage square upon 2t inside bracket, पहले वेरिएबल t के जगह अपर लिमिट रखा कैपिटल T, माइनस 0 लिखना जरूरी नहीं है, माइनस 0 तो t ही रह जाएंगे, माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा साइड किया। अब लिमिट डालते हैं साइन 2 ओमेगा t, साइन 2, अब ओमेगा को 2 पाई बाई कैपिटल टी, जैसा कि मैंने सिखाया है आपको फर्स्ट लेक्चर के दरमियान कि ओमेगा को हमेशा 2 पाई बाई टी लिख लिया करेंगे, तभी सोल्यूशन होगा। 2 पाई बाई टी लिख लिया हमने। अब ये टाइम वेरिएबल का वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर, अपर लिमिट टी के जगह पर कैपिटल टी रखा, माइनस साइन दिया, साइन 2 ओमेगा टी, टी के जगह लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 टी के जगह रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो साइन 0 हो जाएंगे। नाउ दिस इक्वल टू Vm स्क्वायर अपॉन 2t इनसाइड ब्रैकेट t माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा। अब जरा इसको देखिए सॉल्व करके, t से t कैंसल। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन 2 इंटू 2 पाई, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि यदि किसी स्ट्रेट लाइन को एक चक्कर लगा दें ऐसे तो 2 पाई एंगल से चला स्ट्रेट लाइन, लेकिन अब आप क्या देख रहे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन है। अब एक स्ट्रेट लाइन यदि है तो कोई एंगल तो बनेगा नहीं, एंड सो 2 पाई एंगल चलने पर फिजिक्स में हम लोग नेचुरली देखते हैं, तो जो दिख रहा है वो हम लेंगे। एक स्ट्रेट लाइन घूम गया, एक चक्कर लगा लिया, तो फिर यहाँ पर कोई एंगल अब बचेगा नहीं, 0, तो 2 पाई एंगल को 0 समझते रहिए। तो 0 इंटू 2 0, साइन 0 0, साइन 0 0, तो दोनों टर्म हो गया 0, एंड सो इंटू 0, अब ये टर्म हो गया हमारा 0। नाउ Vm स्क्वायर अपॉन 2t, अब ये t माइनस 0, अब ये टर्म 0 है तो t माइनस 0 खत्म हो गया, ये टर्म t बच गए, इंटू t से t कैंसल हो गया। नाउ दिस इक्वल टू Vm स्क्वायर अपॉन 2। तो हम लोगों ने v बार स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है, v बार स्क्वायर हम लोगों ने निकाला, यानी मीन स्क्वायर वोल्टेज निकाल लिया, Vm स्क्वायर बाई 2, मैक्सिमम वोल्टेज का स्क्वायर बाई 2। अब हमको चाहिए रूट मीन स्क्वायर, तो फिर v स्क्वायर बार का ये जो वैल्यू है इसको यहां पुट कर दीजिए, तो बाई इक्वेशन 1 से v RMS इक्वल टू अंडर रूट इसका वैल्यू Vm स्क्वायर अपॉन 2 रूट के अंदर। नाउ दिस इज इक्वल टू Vm, रूट निकाल लिया, स्क्वायर खत्म, बाई अंडर रूट 2। तो यही है बच्चों VRMS, यानी कि RMS वोल्टेज इक्वल टू Vm अपॉन अंडर रूट 2। अब इसी को हम चाहे तो इस VRMS को भी लिख सकते हैं वर्चुअल वोल्टेज, वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और यदि हम लोग EMF यूज कर लें और
if EMF, alternating EMF equal to E naught and a maximum EMF, amplitude of EMF sin omega t, यदि हम इसको यूज करें तो फिर जो RMS वैल्यू होगा EMF का, EMF की RMS वैल्यू, दिस इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF बाई √2, यानी कि एप्सिलॉन नॉट बाई √2। इस तरह से ये RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, RMS वैल्यू ऑफ EMF एक ही जैसा, क्योंकि EMF भी तो वोल्टेज है, एक जैसा ये होगा एक्सप्रेशन इसका। चलिए अब हम आते हैं RMS वैल्यू ऑफ करंट पर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC अल्टरनेटिंग करंट पहले निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इसके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। बहुत इसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसी के टर्म में हमारे घर में जो AC आता है उसका मेजरमेंट होता है। कैसे मेजरमेंट होता है, हम पहले RMS करंट का पता लगा लें, फिर बात करेंगे। तो हम लेते हैं रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, इसको RMS से डिनोट कर रहे हैं, और वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट I सबस्क्रिप्ट V से भी डिनोट करते हैं लोग। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी RMS वैल्यू ऑफ करंट, या सीधे RMS करंट भी बोलते हैं, RMS वैल्यू ऑफ AC, RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, कई तरह से बोलते हैं। तो चलिए निकालने का प्रोसेस तो हमें पता चल गया है। इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, उसमें फेजर डायग्राम्स होंगे, इस सब का स्टडी आगे करेंगे। बट हमें शुरू से ही कोई गलती नहीं करनी है। ओनली I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I एम साइन ओमेगा टी लिख देने से एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि हम कौन सी सर्किट यूज कर रहे हैं। तो क्लियरली हमें जानना चाहिए कि हम लोग रेजिस्टिव सर्किट यानी कि प्योर रेजिस्टेंस वाला सर्किट, जिसमें इंडक्टर नहीं है, जिसमें कैपेसिटर नहीं है, वो सर्किट हम यूज अभी कर रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, जो वैल्यू निकालेंगे सभी सर्किट में वही आएगा। अब इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट at any instant of time, at any instant of time t, AC करंट I, या सीधे AC भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया है आपको, AC वोल्टेज, AC करंट ये बोले जाते हैं। तब है कि अल्टरनेटिंग करंट ऐसा नहीं बोलेंगे कभी, AC करंट ऐसे बोलना पड़ेगा, या खाली AC बोलिए, ओनली AC बोलिए, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट बोलिए, ठीक है। इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t, AC करंट, अल्टरनेटिंग करंट डिनोटेड बाय I इज, अब ये I का इक्वेशन हम ले रहे हैं, I m साइन ओमेगा टी, और जैसा कि मैंने बताया है कोई I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंबल आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अब I का पहले हम स्क्वायर करते हैं, ये हो गया स्क्वायर करंट। अब स्क्वायर करंट का हम निकालते हैं मीन, एवरेज, ये हो गया एवरेज स्क्वायर करंट, मीन स्क्वायर करंट। अब हम इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो हो गया रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट
यानी कि RMS करंट हो गया, RMS वैल्यू ऑफ करंट हो गया, तो फिर इसको RMS से डिनोट कर लें, IV से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, वर्चुअल वैल्यू है, IV से डिनोट कर सकते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में सपोज कर दे रहा हूं। अब आइए स्टेप लेते हैं, जैसा कि बताया, तो पहले हम लोग कर लेते हैं I स्क्वायर किया तो IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसका हमें चाहिए मीन वैल्यू, तो फिर I स्क्वायर का एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, उसको रखा इस तरह के ब्रैकेट के अंदर। IM स्क्वायर का हमें मीन वैल्यू निकालना है, ठीक है, ये बता दिया ये सिंबल ने हमें कि हमें इसका मीन वैल्यू निकालना है, इस टर्म का मीन वैल्यू निकालना है। अब जैसा कि हम लोग सीखे हैं इंटीग्रेशन मेथड में, जिसका मीन वैल्यू चाहिए पहले उसको आप लिखिए इंटीग्रेशन के अंदर, फिर देखिए कि इसमें वेरिएबल कौन है। इसमें जो वेरिएबल है वो t है, तो d के साथ वेरिएबल लगाते हैं, और d के साथ जो वेरिएबल लगाते हैं ऊपर, उसी के इंटीग्रेशन से डिवाइड लेते हैं, तो हमें मिलता है मीन वैल्यू। जिसका भी मीन वैल्यू निकालना चाहें उसका मीन वैल्यू मिल जाता है। अब लिमिट वहीं लेंगे, 0 टू कैपिटल T एनी टाइम पीरियड ऑफ AC, 0 टू कैपिटल T। अब चलिए I स्क्वायर के जगह पर अब इसको पुट कर रहे हैं। IM स्क्वायर कांस्टेंट है, तो फिर इसको बाहर रख लेते हैं। IM स्क्वायर बाहर रखा इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो गया IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। IM स्क्वायर को बाहर निकाल दिया हमने, ठीक है, पहचानिए, यहां से I स्क्वायर को रखा यहां पे, इसको IM स्क्वायर बाहर निकाला रूट से। dt लिमिट 0 टू t, अब नीचे इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। अब आप अभी इस इंटीग्रेशन को सीख लिए हैं, इसलिए अब इसको मैं डायरेक्ट निकालते चलता हूं, आप निकालते चलिए। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को पहले हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। कैसे लिखा ये हम लोगों ने जान लिया है, dt नाउ डिवाइडेड बाई t रखा पहले, अपर लिमिट को रखा t के जगह पर -0, तो कैपिटल T बचेंगे, एंड सो कैपिटल T लिमिट 0 टू t। अब जैसे इंटीग्रेशन किए हैं वोल्टेज में, उसी तरह से इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, बिल्कुल सिमिलर है। नाउ अब मैं इसको यहां ला रहा हूं, दिस इज इक्वल टू IM स्क्वायर अपॉन टी, और ये जो 2 कांस्टेंट है इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, ये हो गया 2t। अब इंटीग्रेशन के अंदर 1 dt, ब्रैकेट हटा रहे हैं यहां से, तो 1 dt लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t माइनस दिया, इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा t dt, cos 2 ओमेगा t dt, ब्रैकेट हटा दिया हमने, 2 को बाहर निकाल लिए हैं, तो 1 dt cos 2 ओमेगा t dt लिमिट 0 टू t। चलिए इसको निकालते चले हम लोग। Now this is equal to IM स्क्वायर अपॉन 2t, लिमिट पुट कर रहे हैं, पहले अपर लिमिट को रखा t -0 या पहले इंटीग्रेट कर दें। चलिए थोड़ा सा एक स्टेप और ले लेते हैं, dt का इंटीग्रेशन t 0 टू t माइनस cos 2 ओमेगा t का, फिर इंटीग्रेशन जैसा कि किए हैं पहले, साइन 2 ओमेगा टी एंड 2 ओमेगा कांस्टेंट से डिवाइड, लिमिट 0 टू t। अब लिमिट पुट कर दें, ऐसे आप जान गए हैं तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। IM स्क्वायर अपॉन
2t. नाउ t के जगह पर अपर लिमिट t माइनस 0, t हो गया -1/2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा t साइन 2 ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिखा, ओमेगा को 2 पाई बाई कैपिटल टी। एंड अब ये जो स्मॉल टी वेरिएबल है इसके जगह पर कैपिटल टी रखेंगे, कैपिटल टी माइनस, नाउ टी के जगह पर अब 0 रखिए तो क्या हो जाएगा साइन 0, ये हो गया साइन 0। नाउ दिस इक्वल टू आई एम स्क्वायर अपॉन 2t, ब्रैकेट के अंदर t -1/2 ओमेगा। अब फिर उसी तरह से t से t कैंसल, साइन 4 पाई साइन 2 पाई 0, साइन 4 पाई 2 into 2 pi 0, and so 0 sin 0 0, 0 minus 0 0 into 0. Now this equal to im square upon 2t। अब यहाँ से t बच रहे हैं, t माइनस 0 तो ये t रह जाएंगे into t, अभी t और t कैंसल, आई एम स्क्वायर अपॉन 2। ये हम लोगों ने निकाला आई स्क्वायर बार, ठीक है ना, मीन स्क्वायर करंट आई स्क्वायर बार निकाल लिए हैं, मीन स्क्वायर करंट निकाल लिए। अब हम इसका रूट ले लेंगे, मीन स्क्वायर करंट का रूट ले लेंगे, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं इसको। तो फिर आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, आई आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर बार के जगह पर जो इसका वैल्यू आया है, ये वैल्यू आई एम स्क्वायर बाई 2, ठीक है, रूट के अंदर, पूरे रूट के अंदर। नाउ दिस इक्वल टू स्क्वायर हट जाएंगे, बचेगा आई एम अपॉन रूट 2। ये मिला हमें आई आर एम एस इक्वल टू आई एम अपॉन रूट 2। नहीं, यदि कोई यूज करते हैं इक्वेशन इफ आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, बहुत लोग लिखते हैं, ठीक है, आई नोट साइन ओमेगा टी भी लिखते हैं, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, तो फिर वहां पर आई आर एम एस और आई भी वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, तो फिर ये है मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू की जगह पर आई नोट हो जाएंगे। तो फिर आप इसको लिख सकते हैं आई नोट बाई रूट 2। इस तरह से आई आर एम एस वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट आप इसके टर्म में भी लिख सकते हैं, आप इसके टर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज देख लिया, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट देख लिया। अब बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अब मैं बताऊंगा कि जो आरएमएस वैल्यू है वोल्टेज का, करंट का, ये आपको क्या दिखाई पड़ा, कांस्टेंट, ठीक है, वोल्टेज का भी वैल्यू आरएमएस वैल्यू जो है कांस्टेंट था, करंट का भी आरएमएस वैल्यू जो है देख रहे हैं कि कांस्टेंट है। एंड सो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज इक्विवेलेंट टू डीसी आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज इज इक्विवेलेंट टू डीसी वोल्टेज। मतलब जैसे डीसी सर्किट्स में आप कोई फार्मूला यूज करते हैं तो उस फार्मूला को आप आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज एंड रूट मीन स्क्वायर करंट, जिसको कि हम भी आरएमएस एंड आई आरएमएस लिख रहे हैं, ठीक है। आरएमएस वोल्टेज को पी आरएमएस बोला, आरएमएस करंट को आई आरएमएस बोला, आर इक्विवेलेंट टू डीसी वोल्टेज एंड डीसी
खाली डीसी या डीसी करंट भी बोलते हैं, मैं इसको आई लिख दे रहा हूं, रेस्पेक्टिवली, यानी कि वोल्टेज वोल्टेज के इक्विवेलेंट, करंट करंट के इक्विवेलेंट, आरएमएस वोल्टेज डीसी वोल्टेज के इक्विवेलेंट, आरएमएस करंट डीसी करंट यानी डीसी के इक्विवेलेंट। अब ऐसा कहने का एक बेनिफिट मैं आपको दिखा देता हूं, डीसी एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। डीसी में आपने इक्वेशन यूज किया है V इक्वल टू आई आर यूज किया है, ठीक है। करंट को कैपिटल आई जनरली आप लोग यूज किए हैं डीसी में, चलिए मैं भी यहां पर कैपिटल आई लिख देता हूं। V इक्वल टू आई आर यूज किए हैं, सेम इक्वेशन आप यहां पर यूज कर सकते हैं, V RMS इक्वल टू आई RMS रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज इंटू आर, यानी कि जो इक्वेशन 10th में आप यूज किए हैं वो इक्वेशन आरएमएस वैल्यू लेकर के आप यूज कर सकते हैं। तभी मैंने आपसे कहा था फर्स्ट क्लास में कि आप सारे लेक्चर को सीक्वेंस में देखिएगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। जिस दिन मैं ट्रांसफार्मर पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं आऊँगा प्रॉब्लम के ऊपर, तो आप फील करेंगे कि हम 10वीं क्लास का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सारे एसी सर्किट के प्रॉब्लम 10th के लेवल में मैं आपको ला दूंगा। इसके लिए लेकिन सारे लेक्चर देखना पड़ेगा सीक्वेंस में। अब जैसे आपने हीट निकाला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, अब टाइम को मैं कैपिटल टी कर रहा हूं, कैपिटल टी, यानी टाइम ऑफ वन साइकिल ऑफ एसी में कैपिटल टी ले रहा हूं यहां पर। सिमिलरली हीट, H फॉर हीट, डेवलप इन अ कंडक्टर, डेवलप इन अ रेजिस्टर, आर जो हीट डेवलप होते हैं जिसको जूल हीट कहते हैं, दिस इज इक्वल टू आई RMS स्क्वायर आर टी। पावर डिसिपेटेड, पावर लॉस इन अ रजिस्टर, इन अ कंडक्टर, आपने पढ़ा है डीसी में, ठीक है, ये हम डीसी ले रहे हैं, तो पावर लॉस आई स्क्वायर आर इन अ रजिस्टर पढ़े हैं आप। पावर लॉस, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट से निकालिए, ठीक है, डीसी से पावर लॉस, डीसी से हीट। अब आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी यानी कि एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू भी आरएमएस, एसी करंट का आरएमएस वैल्यू आई आरएमएस हम लोग यूज कर रहे हैं। तो फिर पावर लॉस इन अ कंडक्टर, इन अ रजिस्टर, दिस इक्वल टू आई RMS स्क्वायर इंटू आर। अब आप फील कर रहे होंगे ये काम सब तो 10th क्लास से करते आ रहे हैं, देखिए अपने आप आने लगा 10th क्लास के लेवल प्रॉब्लम में। इस तरह से जहां पर आप डीसी यूज करते हैं वहां पर आप RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट को यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, ये जो पावर लॉस या फिर ये जो हीट निकाले हैं टी टाइम में, आरएमएस वैल्यू से इतना ही हीट, इतना ही पावर लॉस एसी से निकलता है सेम टाइम में। ये मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं निकाल के, ताकि आप पूरे भरोसेमंद रहेंगे कि जो काम हम एसी से कर सकते हैं एनर्जी पावर के लिए, वही काम हम आरएमएस वैल्यू से भी कर सकते हैं। इसलिए जब किसी प्रॉब्लम में हमसे कहा जाता है कि एसी से पावर लॉस निकालो, एसी से हीट डेवलप्ड इन रजिस्टर निकालो, तो हम सीधे आरएमएस वैल्यू को लगा देते हैं, सेम चीज निकलता है, सेम वैल्यू निकलते हैं। चलिए मैं थोड़ा इसको निकाल के दिखाता हूं आपको। इस इक्वेशन को मैं साइड कर रहा हूं, H इक्वल टू आई RMS स्क्वायर आर टी, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर दे रहा हूं, ठीक है, इक्वेशन 1 इसको सपोज कर दिया, साइड कर लिया, थोड़ा लिखने के लिए जगह खाली किया मैंने। अब हीट, हीट H या जूल हीट भी बोल सकते हैं, हीट, जूल हीट,
developed in a register की रेजिस्टेंस आर, ठीक है, रजिस्टर इज कंडक्टर ऑफ एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस। रजिस्टर जब भी बोलते हैं हम, इसका मतलब होता है एक कंडक्टर जिसके पास में एक निश्चित रेजिस्टेंस होते हैं। एक रजिस्टर, एक कंडक्टर लिया जिसका रेजिस्टेंस जो है आर है, ठीक है, रजिस्टर, इट डेवलप्ड इन अ रजिस्टर ऑन passing AC alternating current for time t, one cycle of AC। अब कहेंगे हाफ साइकिल क्यों नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, तो बिकॉज एनर्जी, पावर, ये सब जो है लॉन्ग टाइम तक यूज किए जाते हैं, इसलिए इसमें छोटा टाइम लेकर के कैलकुलेशन नहीं करते हैं लोग, बड़ा टाइम लेते हैं। और जो वन साइकिल में निकालेंगे यही वैल्यू लॉन्ग टाइम के लिए भी लिए जाएंगे, ठीक है। जो वन साइकिल के लिए होते हैं वैल्यू हीट का, पावर का, वही लॉन्ग टाइम के लिए भी होते हैं। तो आइए पहले हम एसी का इक्वेशन लेते हैं। इन रजिस्टर यानी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, हमने देखा कि करंट आई इक्वल टू आई एम, पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, साइन ओमेगा टी है। अब एसी तो वेरिएबल करंट है, तो हमें कैलकुलस की मदद लेना होगा। एंड सो स्मॉल हीट डी एच इन आर यानी इन रजिस्टर इन स्मॉल टाइम डी टी, तो डी एच इक्वल टू क्या हो जाएंगे, आई स्क्वायर आर डी टी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी जो हीट होगा इन स्मॉल टाइम डी टी। या फिर कोई ये भी सोच सकते हैं टी टाइम से टी प्लस डी टी टाइम तक करंट को फ्लो कराया तो कितना हीट जनरेट हुआ। इन टाइम dt का यही मतलब होता है कि आप एक टाइम से t प्लस dt टाइम तक करंट को फ्लो करा दीजिए तो dt टाइम में कितना हीट डेवलप हुआ, ये मतलब होता है। अब रखिए इसको और इंटीग्रेट करिए। नाउ दिस इक्वल टू आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी रखा आर डी टी। नाउ एज पर इंटीग्रेशन पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, कांस्टेंट को साइड कर रहे हैं, आई एम स्क्वायर आर। नाउ साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, जैसे अभी अभी काम किए हैं ऊपर, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख लिया हमने 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 dt, टू कांस्टेंट साइड कर रहे हैं, आई एम स्क्वायर आर, 2 को साइड किया। नाउ 1 dt माइनस cos 2 ओमेगा टी dt, अलग अलग कर दिया दोनों टर्म को। अब टोटल हीट H in टाइम t, टाइम पीरियड ऑफ AC, कैपिटल T टाइम पीरियड ऑफ AC ले लिया। तो फिर अब H निकालने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे। और बच्चों बहुत सारे हमने लोगों को देखा है कि इंटीग्रेशन डाल देते हैं ऐसे, बट इधर कोई कांस्टेंट नहीं लगाए। तो यदि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और आप लिख करके दिखाते हैं इस तरह से, ये तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। यदि इसमें प्लस अननोन कांस्टेंट नहीं लगाते हैं तो LHS आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए सावधान रहिएगा हमेशा कि जब भी इंटीग्रेशन करें तो बिना लिमिट का ना करें। और यदि बिना लिमिट का इंटीग्रेशन आप करते हैं
तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लगाते हैं। तो फिर हम यहाँ पर LHS में इंटीग्रेशन नहीं डाल रहे हैं, हमने टोटल हीट को H एज्यूम कर लिया, इंटीग्रेशन DH को हमने H मान लिया, इसलिए हमें LHS में इंटीग्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। एंड सो बिना लिमिट का इंटीग्रेशन नहीं छोड़ेंगे कभी। H इक्वल टू, अब हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं राइट साइड में, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर, ये हो गया I m स्क्वायर r बाई 2 इंटीग्रेशन dt 0 टू t लिमिट माइनस इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा t dt इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा t dt ले लिया हमने, लिमिट 0 टू t ब्रैकेट क्लोज। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, आपको मिल जाएंगे टोटल हीट कितना हुआ। फिर देखते हैं इक्वेशन 1 से कंपेयर करके क्या मिलता है हमें। इसलिए इक्वेशन 1 रखे हैं, RMS वैल्यू से हीट को हम लोग निकाल के रखे हैं इक्वेशन 1 में। आइए, दिस इक्वल टू या मैं लिख रहा हूं I m स्क्वायर r अपॉन 2 इंटीग्रेशन dt इक्वल टू t। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि ऊपर 2 बार किए हैं हम लोग, माइनस इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा t, इसको भी चाहूं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं क्योंकि ये भी काम हम लोग 2 बार ऊपर कर चुके हैं। या चलिए थोड़ा इसको कर लेते हैं हम लोग, cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा लिमिट 0 टू t, ठीक है, इंटीग्रेशन dt t हो गया, t माइनस 0 t हो गया, ये मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं क्योंकि 2 बार यही इंटीग्रेशन किए हैं हम लोग अभी। नाउ दिस इक्वल टू I m स्क्वायर r अपॉन 2 t माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा। नाउ साइन 2 ओमेगा 2 पाई बाई t, कैपिटल T रखा, इनटू t, अपर लिमिट को रखेंगे t के जगह पे, t कैपिटल T स्मॉल t के जगह पर कैपिटल T, माइनस साइन दिया, t के जगह पर लोअर लिमिट डालेंगे, 0 इंटू 2 ओमेगा 0 यानी कि साइन 0। नाउ t से t कैंसल, दिस इक्वल टू I m स्क्वायर r बाई 2 t माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा। अब देखिए ये जो टर्म है ये 0, साइन 4 पाई जैसा कि जान चुके हैं, साइन 2 पाई 0, साइन 2 इंटू 2 पाई 0, साइन 3 इंटू 2 पाई 0, तो ये तो 0 हो गया। नाउ दिस इक्वल टू I m स्क्वायर r, अब ये t माइनस 0 t बच रहे हैं, t डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसको RMS वैल्यू के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो RMS वैल्यू के टर्म में लिखना चाह रहे हैं तो हम लिख सकते हैं I m के जगह पर I RMS का स्क्वायर। कैसे, चलिए थोड़ा मैं दिखा देता हूं इसको। I m अपॉन रूट 2, I m अपॉन रूट 2, पहचानिए इसको, I m स्क्वायर रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया। नाउ r t, अब देखिए क्या है, I RMS है, ये भी I RMS है, तो क्या हो गया I RMS इंटू I RMS, I RMS इंटू I RMS। चलिए थोड़ा सिंपल कर देता हूं ताकि थोड़ा भी नहीं दिक्कत हो समझने में, R T एंड सो H इक्वल टू,
अब ये फाइनल यहाँ मैं लिख रहा हूँ H इक्वल टू ये जो आया है H इक्वल टू आई RMS का स्क्वायर RT इक्वेशन 2। देखिए जो इक्वेशन 1 वहीं इक्वेशन 2 आ गया हमारा। क्या देखा हमने कि जो हीट RMS वैल्यू की वजह से डेवलप होते हैं किसी कंडक्टर में किसी टाइम में, उतने ही हीट AC से भी डेवलप होता है इन सेम कंडक्टर इन सेम टाइम। या फिर यदि टाइम से डिवाइड कर दें I स्क्वायर RMS R पावर हो जाएंगे। तो जो पावर RMS वैल्यू की वजह से किसी रजिस्टर में डिसिपेट होता है, उतना ही पावर AC के वजह से एक रजिस्टर में सेम टाइम में डिसिपेट होते हैं। इस तरह से क्लियरली हम लोग फील कर सकते हैं कि जो AC से आप एनर्जी पावर निकालेंगे उसको आप RMS वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। ये वेरीफाई हो गया। तो इसलिए प्रॉब्लम्स में हम लोग RMS वैल्यू से एनर्जी और पावर को निकाला करेंगे। अब जो हमारे घर में AC आता है, AC वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट जो आता है, हम उसको मेजर करने के लिए एक स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। वोल्टेज नापने के लिए हॉट वायर वोल्टमीटर, करंट नापने के लिए हॉट वायर अमीटर यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो वोल्टमीटर जो अमीटर हमारे लेबोरेटरी में है, DC नापने वाला वोल्टमीटर और अमीटर जो हमारे लेबोरेटरी में होता है, उसको क्यों नहीं यूज करते हैं। चलिए थोड़ा इसको मैं लिख भी देता हूं और समझा भी देता हूं। नॉर्मल यानी कि जनरल वोल्टमीटर एंड ammeter general voltmeter, normal voltmeter and ammeter cannot be used to measure AC वोल्टेज। यानी जो नॉर्मल वोल्टमीटर है उसको आप AC वोल्टेज को यूज करने के लिए नापने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं एंड AC अल्टरनेटिंग करंट। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, व्हाई, ऐसा क्यों। तो इसका जवाब है, आंसर है हमारा if AC is passed in normal या जनरल voltmeter and ammeter और नॉर्मल वोल्टमीटर नॉर्मल अमीटर, दैट मीन्स की फॉर DC जो DC के लिए बने हुए हैं, वो वाला वोल्टमीटर और अमीटर जो DC के लिए बने हुए हैं। तो AC इज पास्ड इन नॉर्मल वोल्टमीटर एंड अमीटर, टॉर्क on their coil reverses its directions each time when AC alternating current alternating voltage, शॉर्ट में AC अब लिख रहे हैं, each time when AC changes
चेंजेस या कहिए रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन ड्यू टू which average torque on coil, जो अमीटर वोल्ट मीटर है इसमें कॉइल होते हैं, जैसा कि आप पढ़े हैं गैल्वेनोमीटर से अमीटर वोल्ट मीटर बनाते हैं। तो ड्यू टू विच एवरेज टॉर्क ऑन कॉइल इज 0। अब देखिए एवरेज टॉर्क कॉइल पे 0 हो गया। जब तक कॉइल रोटेट नहीं करेगा तब तक जो है पॉइंटर में डिफ्लेक्शन नहीं होंगे, तो एवरेज टॉर्क जो है कॉइल पर 0 होते हैं। साथ में एक और बात है, इसमें एक और दिक्कत है, वो ये है कि द कॉइल does not respond quickly to changing या कहिए varying torque and the pointer जो अमीटर वोल्ट मीटर की पॉइंटर होते हैं, एंड द पॉइंटर रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड और जब पॉइंटर अनडिफ्लेक्टेड होंगे यानी कि पॉइंटर चलेगा नहीं यदि स्केल पर, तो तब रीडिंग क्या आएगा 0, कोई रीडिंग नहीं देगा हमें ये वोल्ट मीटर और अमीटर। तो यही दिक्कत है कि जो नॉर्मल वोल्ट मीटर अमीटर जो डीसी के लिए होता है, हमारे लेबोरेटरी में होता है, जब उसके कॉइल में आप एसी भेजेंगे तो जिस समय एसी का डायरेक्शन चेंज होता है उसी समय टॉर्क का भी डायरेक्शन चेंज होगा। जैसा कि आप पढ़े हैं टॉर्क के बारे में कि जब किसी कॉइल में करंट देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल पर टॉर्क लगता है, डिटेल में पढ़े हैं चैप्टर 4 एनसीईआरटी में। तो यदि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुआ तो फिर वहां पर टॉर्क का भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएंगे, तो सीधा उल्टा एसी का डायरेक्शन होते रहता है, तो टॉर्क का भी डायरेक्शन सीधा उल्टा होता है। अब यदि एवरेज लिया जाए टॉर्क का तो 0 हो जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ टॉर्क 0 हो जाएंगे 1 साइकिल में। जैसे एसी का वैल्यू 0 हुआ उसी तरह से एवरेज वैल्यू 1 साइकिल में टॉर्क का भी 0 होंगे। तो फिर पॉइंटर किधर जाएगा, टॉर्क किधर रोटेट करावेगा पॉइंटर को। दूसरी दिक्कत यह है कि एसी बहुत फास्टली आगे पीछे करता है, बहुत फास्टली एसी अपना डायरेक्शन चेंज करता है। जैसे अपने इंडिया में 50 हर्ज है एसी, मतलब कि 1 सेकंड में 50 साइकिल्स होते हैं एसी के। अब 50 साइकिल हो गया तो 1 साइकिल में तो 2 बार एसी डायरेक्शन बदलता है। जैसा कि एसी के ग्राफ में देखें तो 1 साइकिल में एसी 2 बार डायरेक्शन बदलता है, तो 50 साइकिल जब होंगे तब तो 100 बार एसी अपना डायरेक्शन बदल देगा, सीधा उल्टा करेगा। तो इतना तेज टॉर्क हमारे कॉइल पर महसूस नहीं होते हैं, इतनी फास्ट टॉर्क हमारा कॉइल जो है महसूस नहीं कर पाता है, रेस्पॉन्ड नहीं करता है कॉइल। तो जब कॉइल नहीं रेस्पॉन्ड करेगा मतलब कॉइल नहीं घूमेगा तो उसका पॉइंटर भी नहीं घूमेगा, तो पॉइंटर रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड एंड सो एसी कैन नॉट बी मेजर्ड बाय नॉर्मल वोल्टमीटर एंड नॉर्मल अमीटर। तो फिर बच्चों अब इसको मेजर कैसे करें, इसको मेजर करने के लिए बनाया गया हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स। अब हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स जो है इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की मदद लिए गए हैं और इसमें I² आता है। जैसा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में जो हीट निकालते हैं तो I² आता है,
तो फिर करंट जो डायरेक्शन सीधा होता बदलता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। चलिए मेंशन कर दें, एसी वोल्टेज, इसको मैं लिख रहा हूं भी एसी, एसी वोल्टेज शॉर्ट में लिख दिया, एंड एसी अल्टरनेटिंग करंट शॉर्ट में लिख देता हूं आई, एसी, एसी वोल्टेज एंड एसी करंट आर measured by hot wire instruments, hot wire instruments। अब ये जो hot wire instruments हैं called hot wire वोल्टमीटर, ठीक है, वोल्टेज नापने के लिए, एसी वोल्टेज नापने के लिए हॉट वायर वोल्टमीटर, हॉट वायर वोल्टमीटर, एंड करंट के लिए हॉट वायर अमीटर रेस्पेक्टिवली। जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे काम करता है? दीज इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि वोल्टमीटर, अमीटर, दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर बेस्ड ऑन, these instruments are based on heating effect of current, चाहे एसी करंट हो चाहे कोई भी करंट हो, हीटिंग इफेक्ट उसमें होता है, जैसा कि आप ऑलरेडी अब जानते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एंड एक और प्रिंसिपल इसमें है, वो है एंड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मेटल्स। दो बातों पर ये इंस्ट्रूमेंट काम करता है। इसमें एक लंबा सा वायर होता है जो मेटल का बना होता है। ये वायर जो टू एंड पर क्लैंप्ड होते हैं, स्लाइट स्ट्रेचिंग के साथ में टू एंड्स पर एक वायर, मेटल वायर, ये फिक्स होते हैं, क्लैंप होते हैं। अब इसमें एसी भेजा जाता है। जब इसमें एसी भेजा जाता है तो क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट होगा, वायर गर्म होगा। वायर गर्म होगा तो इसका लेंथ बढ़ेगा, ठीक है। जो ही लेंथ बढ़ने की कोशिश करता है, जैसे ही लेंथ बढ़ने लगता है तो फिर इसमें और भी सिस्टम लगे हैं। डिटेल में हमें सिलेबस इजाज़त नहीं दे रहा है, तो थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि जैसे इसका लेंथ बढ़ने लगता है तो फिर यहाँ पर एक पुल्ली, एक स्प्रिंग लगा होता है, उसमें पॉइंटर लगे होते हैं। वो पॉइंटर जो है ऐसे स्केल पर वो पॉइंटर ऐसे चलने लगता है। तो फिर हमें यदि वोल्ट मीटर है तो हमें वोल्टेज मिल जाते हैं, नहीं यदि हॉट वायर अमीटर है तो हमें करंट मिल जाते हैं। अब बच्चों, जो हीटिंग इफेक्ट है एसी का, आपने देखा कि आरएमएस वैल्यू के इक्वल होता है, एंड सो ये हमें देता है आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। लेकिन जो डिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है, तो थोड़ा मेंशन कर लें, डिफ्लेक्शन मैं थीटा लिख देता हूं, इन देयर पॉइंटर्स, मतलब जो वोल्टमीटर अमीटर के जो पॉइंटर्स हैं उसमें जो डिफ्लेक्शन होते हैं, नाउ v स्क्वायर RMS प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी कि डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ RMS वोल्टेज ऑफ AC। सिमिलरली I RMS स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू थीटा। जो डिफ्लेक्शन होते हैं पॉइंटर में, ये वोल्टेज के स्क्वायर
आरएमएस वोल्टेज के स्क्वायर आरएमएस वोल्टेज करंट की स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड इसका जो रीडिंग होता है, इसका जो मेजरमेंट होता है, measured voltage and current by them या by these instruments, ये जो इंस्ट्रूमेंट है हॉट बार वोल्टमीटर, हॉट बार आमीटर, इससे जो मेजर करते हैं वोल्टेज, यानी कि जो इसका रीडिंग होता है, वो रीडिंग क्या देता है हमें? मेजर्ड वोल्टेज एंड करंट बाय देम आर वी RMS एंड IRMS, यानी कि जो रीडिंग होता है RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज बताता है AC का, RMS वैल्यू ऑफ करंट बताता है हमें AC का। तो मेजर्ड वोल्टेज एंड करंट बाय देम आर VRMS एंड IRMS रेस्पेक्टिवली। अब देखिए बच्चों, जो हमारे घर में आता है एसी सप्लाई जो हमारे घर में है, तो जब कभी भी आपसे कोई कहे कि घर में 220 वोल्ट आ रहा है एसी सप्लाई 220 वोल्ट है, तो आप समझेंगे कि सप्लाइड एसी इन आवर हाउसेस यदि कहता है तो फिर वहां पर भी आरएमएस आपको बताता है। जैसे कहा 220 वोल्ट सप्लाई है, तो फिर ये हो गया 220 वोल्ट। यदि कहता है आपको करंट जो है 10 एम्पियर का करंट सप्लाई है, तो फिर ये हो गया हमारा IRMS 10 एम्पियर, या जो भी वैल्यू बताया जाए। तो अपने घर में, ऑफिसेज में जो एसी सप्लाई है उसकी जो मेजरमेंट होते हैं वो ये होता है। एंड सो एक बात अब आप आज से याद रखेंगे कि किसी भी प्रॉब्लम में यदि आपको कह दिया गया देयर इज 220 वोल्ट एसी, तो आप उसको समझ लेंगे उसका आरएमएस वैल्यू। देयर इज 10 एम्पियर एसी, आप समझ लेंगे करंट का आरएमएस वैल्यू, क्योंकि एसी की जो मेजरमेंट होता है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट से, तो वो हमें बताता है आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। इसलिए बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किसी भी प्रॉब्लम में जब देखेंगे लिखा हुआ वोल्टेज, तो आप उसको समझेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जो लिखा हुआ करंट देखेंगे आप उसको समझेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। चलिए हम लोगों ने आरएमएस तक आइडिया ले लिया है, पढ़ लिया है। आज अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो अब एसी सर्किट्स के बारे में हम बात करेंगे, फेजर डायग्राम होगा और एसी सर्किट्स को अब हम लोग यूज करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।